हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए, जो हमारा टॉपिक है एडवर्ब चल रहा है हमारा, ये एडवर्ब का पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 वीडियो अपलोड की हैं एडवर्ब पर, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, क्योंकि आजकल हम करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब सीख रहे हैं। ठीक है ना, जिसमें अब तक हमने काफ़ी यूजेस सीखे हैं एडवर्ब के, जो करेक्ट यूज हैं। जैसे यूज ऑफ येट को हमने सीखा है, वेरी मच, टू मच, मच टू, नन टू, ओनली टू। इन सब का यूज कैसे किया जाता है सेंटेंस में, ये सब बातें हमने सीखी। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक करें, लेकिन देखने के बाद। ठीक है, चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है एडवर्ब में यूज ऑफ फेयरली एंड रेदर। हम फेयरली और रेदर का प्रयोग सीखेंगे कि सेंटेंस में फेयरली और रेदर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, बड़े ध्यान से समझें। फेयरली की बात करें चाहे हम रेदर की बात करें, इन दोनों का जो मीनिंग होता है, यानी कि इसका जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है सामान्य मात्रा में। इट मीन्स सामान्य मात्रा में, न ज़्यादा न कम। इक्वल, सामान्य मात्रा में, न ज़्यादा न कम। फेयरली का भी मीनिंग होता है और रेदर का भी ये मीनिंग होता है। ठीक है, सामान्य मात्रा में, न ज़्यादा न कम। चलिए देखिए, नंबर फर्स्ट फेयरली। देखिए, फेयरली का प्रयोग जो फेयरली है वो प्लीजेंट्स मीनिंग रखता है, यानी कि फेयरली का प्रयोग हमेशा गुड क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव से पहले किया जाता है। गुड क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव, और वो एडजेक्टिव कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होना चाहिए। यानी कि फेयरली के साथ जो है फेयरली प्लस प्लीजेंट्स एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, वो एडजेक्टिव प्लीजेंट्स एडजेक्टिव होना चाहिए, यानी कि गुड क्वालिटी को एक्सप्रेस करने वाला एडजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, सी इज फेयरली होपफुल। अब ये होपफुल है, ये प्लीजेंट्स एडजेक्टिव है। ठीक है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव नहीं है, यानी कि बैड क्वालिटी को शो नहीं कर रहा है, गुड क्वालिटी को शो कर रहा है। ठीक है ना, जैसे द मैन इज फेयरली वेल, इस तरीके से आप फेयरली का यूज करेंगे। क्लियर? देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। ठीक है, कि हमेशा याद रखना गुड क्वालिटी को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव के साथ फेयरली का ही यूज किया जाता है। जैसे देखिए, फेयरली वाइज, फेयरली ब्यूटीफुल, फेयरली गुड, ये सब क्या है? ये सब गुड क्वालिटी को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव हैं, यानी कि प्लीजेंट्स एडजेक्टिव हैं। क्लियर? देखो, नोट डाल के मैंने नीचे लिखा है फेयरली के बारे में। आपको एक बात याद रखनी है हमेशा, कि फेयरली के बाद टू का यूज नहीं होता। TOO, ये जो टू है ना, ये फेयरली के बाद नहीं लिखा जाता, क्योंकि एग्जाम में फेयरली के बाद आपको टू लगा के दिया जाएगा, लेकिन आपको याद रखना कि फेयरली के बाद आप टू का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ए प्लस फेयरली, देखो फेयरली प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। क्लियर? फेयरली प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन से पहले, यानी कि फेयरली से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आराम से इजीली कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना है, फेयरली के बाद आप टू का यूज नहीं होता। मैंने लिखकर यहाँ पर इसे काट दिया। ठीक है ना, फेयरली के बाद टू का यूज नहीं होगा। और इस स्ट्रक्चर को याद रखना कि फेयरली प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन से पहले आर्टिकल ए का यूज। देखो, मैंने लिखा सेंटेंस फेयरली टू वाइज, बड़े ध्यान से देखो, फेयरली टू वाइज लिखने का मतलब क्या है? ये सेंटेंस अपने आप में गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि फेयरली के बाद आप कभी भी एडवर्ब टू का प्रयोग नहीं करते। TOO, इसका यूज नहीं किया जाता। सही सेंटेंस क्या होगा? फेयरली वाइज, ये सही सेंटेंस है। क्लियर? सेंटेंस नंबर 2 देखिए, ए फेयरली लवली गर्ल। ठीक है, ये सेंटेंस क्या है हमारा? बिल्कुल सही है। क्यों सही है? देखिए, गर्ल अपने आप में क्या हुई? एक नाउन हो गया। नाउन से पहले आपको क्या मिला? एक एडजेक्टिव मिला, और एडजेक्टिव से पहले आपको क्या मिला? ठीक है, फेयरली, और फेयरली से पहले आपको क्या मिला? ए। ठीक है, तो ये सेंटेंस अपने आप ठीक है। मैंने बताया कि एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी फेयरली से पहले आप आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं इजीली। तो ए फेयरली लवली गर्ल, सेंटेंस अपनी जगह सही है, लेकिन फेयरली और लवली गर्ल कहना अपने आप में गलत है। याद रखना, ए का प्रयोग आप फेयरली से पहले करेंगे, फेयरली के बाद में कभी भी ए का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर?
ये सेंटेंस लिखकर गलत है। देखो जब भी आर्टिकल का प्रयोग होता है, आर्टिकल आते किसके लिए? केवल नाउन के लिए। ये गर्ल जो नाउन है यहाँ पर, इस नाउन के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ए लवली गर्ल, अगर मैं फेयरली को हटा दूं, ए लवली गर्ल कहना अपने जगह बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर ये फेयरली का यूज है सेंटेंस में, तब आप फेयरली से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, फेयरली के बाद में आर्टिकल ए का यूज नहीं होगा। क्लियर? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यूज ऑफ रेदर। देखिए मैंने बताया फेयरली और रेदर दोनों सेम मीनिंग रखते हैं। रेदर का मतलब भी होता है सामान्य मात्रा में, ना ज़्यादा ना कम। अब देखो फेयरली का प्रयोग आप कहाँ करते थे? गुड क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव से पहले, यानी कि प्लीजेंट एडजेक्टिव से पहले। लेकिन रेदर का प्रयोग कहाँ होगा? अनप्लीजेंट एडजेक्टिव से पहले। इट मीन्स बैड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव से पहले हमेशा रेदर का यूज किया जाता है। देखिए कुछ बुकों में यानी कि प्लीजेंट एडजेक्टिव से पहले भी रेदर का प्रयोग गलत नहीं माना जाता, कर देते हैं। लेकिन आपको ठीक है, मोस्टली 99% आप याद रखें, रेदर का प्रयोग अनप्लीजेंट एडजेक्टिव से पहले होता है, और फेयरली का प्रयोग जो है गुड यानी कि प्लीजेंट एडजेक्टिव से पहले होता है, ठीक है। तो रेदर का प्रयोग आप कहाँ करेंगे? बैड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव से पहले। जैसे देखिए ही वाज रेदर होपलेस। होपलेस कहने का मतलब है अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, ठीक है। सी इज रेदर इल, यानी कि अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, बैड क्वालिटीज को एक्सप्रेस कर रहा है। क्लियर? जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बात और समझनी है इसके बारे में कि जब आप रेदर का प्रयोग करते हैं तो रेदर के साथ आप कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों ही केस में रेदर के साथ आ सकती हैं। जैसे देखिए पॉजिटिव ने लिखा रेदर के साथ आप पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का बोध होता है, आप लिख सकते हैं दोनों वर्डों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए रेदर बैड, यानी कि बैड क्वालिटीज को शो कर रहा है। रेदर डिफिकल्ट अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। रेदर वर्ज WORC, ये क्या है? बैड की कंपैरेटिव डिग्री है। बड़े ध्यान से देखें, रेदर का प्रयोग इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आप कर सकते हैं। रेदर विक्ड, रेदर डल, ये सब क्या है? ये सब अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, यानी कि बैड क्वालिटी को शो कर रहे हैं। इनसे पहले आप हमेशा रेदर का यूज करते हैं। चलिए आगे नोट डाल के मैंने लिखा, बड़े ध्यान से देखिए। देखिए रेदर के बाद टू का यूज होता है। हमने पीछे क्या पढ़ा था कि फेयरली के बाद आप टू का प्रयोग नहीं करते, लेकिन रेदर के बाद टू का प्रयोग होता है, ठीक है। और देखो रेदर में आपको क्या समझना है, वहाँ पर आपने पढ़ा था कि फेयरली से पहले आप आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, यहाँ भी आप कर सकते हैं। यानी कि रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन से पहले आप आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें खास बात क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप रेदर के बाद भी AN यानी ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं, प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। क्योंकि ए का प्रयोग करें चाहे एन का प्रयोग करें, आएंगे तो दोनों नाउन के लिए ही, ठीक है ना। देखो रेदर से पहले भी आप आर्टिकल लगा सकते हैं और रेदर के तुरंत बाद भी आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? लेकिन वहाँ पर फेयरली से पहले आप लगाते थे, लेकिन फेयरली के बाद आर्टिकल का यूज गलत होता है। क्लियर? देखो फॉर एग्जाम्पल रेदर टू अनवाइज, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, बैड क्वालिटी को शो कर रहा है। रेदर टू अनवाइज सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रेदर के साथ क्या है? अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज होता है। बात समझ में आई? दूसरा सेंटेंस देखिए, ए रेदर डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो कोई प्रॉब्लम अपने आप में क्या हुआ? अगर हम प्रॉब्लम, ठीक है, ये अपने आप में एक नाउन हुआ, और नाउन से पहले किसका प्रयोग हुआ? एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ। डिफ़िकल्ट अपने आप में एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले रेदर और रेदर से पहले ए का प्रयोग। आप चाहे तो रेदर के बाद में भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। रेदर आर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, ये भी कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्लियर? तो ये था यूज आपका रेदर और फेयरली। फेयरली और रेदर का यूज मोस्टली एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं, इसका प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट यूज हमारा एगो एंड बिफोर। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे गलतियाँ करते हैं एगो और बिफोर को लेकर, क्योंकि अगर हम एगो की बात करें चाहे हम बिफोर की बात करें, इन दोनों का अर्थ होता है पहले, यानी कि पहले, पूर्व की बात करता है, ये पहले की बात करता है, ठीक है। लेकिन दोनों के यूजेस में अंतर होता है।
बच्चे समझ नहीं पाते कहाँ हम एगो लगाएं कहाँ बिफोर लगाएं। वो पहले के अर्थ में कहीं एगो लगा देते हैं कहीं बिफोर लगाते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। अर्थ सेम होता है लेकिन दोनों के यूजेस में डिफरेंस है। बड़े ध्यान से समझा। सबसे पहले बात करेंगे आज हम एगो की। देखिए एगो का मतलब होता है पास्ट गोन बाय, यानी कि पहले। इसका प्रयोग एडवर्ब के रूप में होता है। देखो कैसे, बड़े ध्यान से समझो। अब हम प्रेजेंट में, इस समय हम प्रेजेंट में हैं और प्रेजेंट में खड़े हैं। जब हम प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट की बात सोचते हैं, हम यहाँ खड़े होकर कहते हैं 2 महीने पहले, कुछ मिनट पहले, कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, 4 सप्ताह पहले, यानी कि हम प्रेजेंट में खड़े हैं लेकिन बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट की। तब आप हमेशा एगो का प्रयोग करते हैं। मैंने नोट डाल के लिखा कि प्रेजेंट टाइम से पास्ट टाइम की ओर जब हम जाते हैं, प्रेजेंट टाइम से जब हम पास्ट टाइम की ओर जाते हैं तब हम एगो का प्रयोग करते हैं। आपको एक बात और समझनी है कि एगो का प्रयोग केवल आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एगो का प्रयोग नहीं होता, केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एगो का यूज होता है। और एगो के बारे में एक बड़े ध्यान से समझें, ठीक है। दोनों में डिफरेंस फिर मैं बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखें। एगो का प्रयोग खाली नहीं होता। जैसे बिफोर का यूज आप कहीं भी कर सकते हैं, जैसे मैंने, ठीक है, अकेले, लेकिन एगो से पहले हमेशा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का यूज होगा। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस एगो का यूज होता है। एगो को लिखेंगे आप, लेकिन उससे पहले टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे कैसे, देखिए 5 ईयर्स एगो, देखो एगो से पहले टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। 5 ईयर्स एगो, 2 मंथ्स एगो, ए फ्यू मिनट्स एगो, 2 ईयर्स एगो। बात क्लियर हुई। ये एगो का यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम किसके बात कर रहे हैं, हम इसके पहले बात कर रहे हैं टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड की। क्लियर। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स बड़े ध्यान से। जैसे मैंने कहा आई केम टू मेरठ एग्जैक्टली 6 ईयर्स एगो। यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और एगो का प्रयोग किया गया, लेकिन एगो से पहले किसका प्रयोग किया गया, यानी कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का, जो टाइम को शो कर रहे हैं। जैसे द ट्रेन लेफ्ट ए फ्यू मिनट्स एगो, इस तरीके से आप एगो का प्रयोग करेंगे। ही वेंट टू कानपुर 5 ईयर्स एगो, यानी कि वह कानपुर गई कहाँ, 5 साल पहले। 5 साल पहले की बात कर रहा है, यानी कि आप प्रेजेंट में खड़े हैं और बात किसकी कर रहे हैं, आप जहाँ किधर रहे हैं, पास्ट टाइम की ओर जा रहे हैं। क्लियर। आई स्टार्टेड लर्निंग, यानी कि मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया कब, 3 ईयर्स एगो, यानी कि 3 साल पहले। आप प्रेजेंट में खड़े हैं और किसी से अपनी बात बता रहे हैं, 3 साल पहले मैंने इंग्लिश को सीखना शुरू किया। बात समझ में आई। इस तरीके से आप एगो का प्रयोग करते हैं। नोट डाल के मैंने लिखा है, बड़े ध्यान से समझें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एगो का यूज नहीं होता, मैंने लिखकर काट दिया। चलिए एगो के बाद डिस्कस करेंगे अब हमारा टॉपिक बिफोर। देखो अर्थ दोनों का सेम है, पहले एगो का भी और बिफोर का, लेकिन दोनों के यूजेस में अंतर होता है। देखिए बिफोर का प्रयोग, यानी कि बिफोर का अर्थ होता है पहले। बिफोर का प्रयोग एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में किया जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। किस अर्थ में, एट एन अर्लियर टाइम, ठीक है, इन द पास्ट, ऑलरेडी और एनी टाइम बिफोर नाउ, इस अर्थ में हमेशा बिफोर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब अंतर क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिए। देखिए बिफोर का प्रयोग आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, और बिफोर का प्रयोग आप पास्ट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। बात समझ में आई। इन दोनों टेंस में आप बिफोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो उसमें हम एगो के साथ क्या यूज़ करते थे, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, लेकिन हमेशा याद रखना, मैंने लिखकर काट दिया, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस बिफोर का प्रयोग नहीं होता। क्लियर। बिफोर से पहले कभी भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं आएंगे। जैसे मैंने लिखा 5 ईयर्स बिफोर, तो कहना ये अपने आप में गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा, 5 ईयर्स एगो, ये कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्लियर। जैसे देखो आई हैव डन दिस वर्क बिफोर। क्लियर, यानी कि मैं इस कार्य को पहले ही समाप्त कर चुका हूँ। पहले ही के अर्थ में बिफोर का यूज होता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर, यानी कि मैं इस फिल्म को पहले देख चुका हूँ। बात समझ, ऑलरेडी के अर्थ में हो रहा है ना। जैसे आप कहते हो आई हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म, तो ऑलरेडी के अर्थ में आप बिफोर का यूज करते हो। क्लियर। जैसे देखिए अब इसका प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट टेंस हो चाहे आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, यानी कि कंजक्शन ऑफ टाइम को शो करने के लिए भी किया जाता है। जैसे द क्रॉप्स विल हैव ड्राइड बिफोर द रेन फॉल्स। देखिए
ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट में पहली क्लॉज जो है आपकी फ्यूचर परफेक्ट में बनती है, और सेकंड क्लॉज किस में बनती है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दो से किससे जोड़ा जाता है, बिफोर से, यानी कि कंजक्शन ऑफ टाइम को शो कर रहा है। दी पेशेंट हैड डाइड, कौन सा टेंस हुआ आपका, पास्ट परफेक्ट का। दी पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। बात समझ में आई। इस तरीके से आप बिफोर का प्रयोग करते हैं। देखिए, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस बिफोर का यूज नहीं होता। जैसे 5 ईयर्स एगो कहना गलत है, 5 ईयर्स एगो कहना अपनी जगह सही है। बिफोर का यूज नहीं करेंगे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ। देखो, बिफोर का यूज प्रेपोजिशन के रूप में भी होता है। ऐसा नहीं कि बिफोर केवल आप एडवर्ब के रूप में ही यूज करेंगे, नहीं भाई, बिफोर का यूज हम किसके साथ करते हैं, प्रेपोजिशन के रूप में भी करते हैं। ठीक है, किस केस में, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि उस समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने के अर्थ में। जैसे मैं कहता हूँ ही स्टूड बिफोर मी, इट मीन्स वह मेरे सामने खड़ा है, तब आप प्रेपोजिशन बिफोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे आई रीच्ड होम बिफोर 6 o'clock, पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि मैं 6 बजे तक 6 बजे से पहले वह घर पहुंचा। बात समझ में, बिफोर 6 o'clock, 6 बजे से पहले। सी मस्ट गो देयर, उसे अवश्य जाना चाहिए, बिफोर मंडे, कब, मंडे से पहले। किस में हो रहा है ये, प्रेपोजिशन के रूप में। ठीक है, जैसे द एक्यूज्ड स्टूड बिफोर द जज, यानी कि जो एक्यूज था, अपराधी था, वो किसके सामने खड़ा था, जज के सामने, बिफोर द जज। यहाँ पर किसके, प्रेपोजिशन के रूप में हो रहा है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ, के सामने के अर्थ में बिफोर का यूज किया जा रहा है। क्लियर। जैसे ही स्टूड बिफोर मी, वह मेरे सामने खड़ा है, इसका मतलब बिफोर मी, मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ के अर्थ में प्रेपोजिशन के रूप में बिफोर का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आप डेट की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, तब भी आप बिफोर का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने किस, यानी कि 26 जनवरी से पहले, तो आप कहेंगे बिफोर 26 जनवरी। बात समझ में आई। सोमवार से पहले, बिफोर मंडे। ठीक है, इस तरीके से आप बिफोर का प्रयोग प्रेपोजिशन के रूप में भी करते हैं, और कंजक्शन के रूप में भी, कंजक्शन ऑफ टाइम के रूप में भी इसका यूज होता है, और एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में भी इसका यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर का प्रयोग किया जाता है इजीली। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता लगी। ठीक है ना। एगो का प्रयोग करने के लिए आप प्रेजेंट में खड़े हैं, पास्ट में बात करते हैं, लेकिन टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस एगो का यूज होता है। क्लियर। चलिए, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।